जय हिंद। अब हम लोग क्लास 11 के इंग्लिश एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। मैं प्रमोद सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो प्रीविलेज के लिए अलग अलग वर्ड लिखे गए हैं, इसका जो अंतिम ऑप्शन डी है प्रीविलेज, PRIVILEG होता है, इसका आंसर यही होगा। प्रीविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने वाला दिया गया है। इसमें जो दिया गया है कि आई डोंट हैव ऑल डे, आई डोंट हैव ऑल डे सो एंड टेल मी व्हाट द प्रपोजल इंटेल्स। क्या लिखा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज चुनना है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन पे दिया है, कट टू द चेज, कट टू द चेज इसका आंसर होगा। कट टू द चेज, आई डोंट हैव ऑल डे सो कट टू द चेज एंड टेल मी व्हाट द प्रपोजल इंटेल्स। इसका अर्थ होता है कट टू द चेज का ये फ्रेज है कि समय बर्बाद किए बिना सीधे मुद्दे पर आना। कट टू द चेज, जैसे हम लोग कोई बात कहते हैं ना कि सीधे मुद्दे की बात करिए, इधर उधर की बात ना करिए। वहीं पर ये जो ऑप्शन दिया गया है कि बीट अराउंड द बुश, मुख्य मुद्दे से बचना इसका अर्थ होता है। इसलिए यहां पर कट टू द चेज, आई डोंट हैव ऑल डे, मैंने वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है, इसलिए तुम समय बर्बाद किए बिना सीधे मुद्दे की बात करो। आई डोंट हैव ऑल डे सो कट टू द चेज एंड टेल मी व्हाट द प्रपोजल इंटेल्स। तीसरा प्रश्न है कि माया हैज, खाली स्थान है MA इन इंग्लिश। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमको AND भरना है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। माया इज एन MA इन इंग्लिश। माया एक इंग्लिश से MA की है, तो यहाँ पर M जब हम लिखते हैं M, तो वहाँ पर A हम लोग शब्द में आ रहा है, इसीलिए जो शब्द में AEIOU होता है वहाँ पर हम N का प्रयोग करते हैं। तो भले ही M लिखा गया है, M शब्द है, लेकिन M जब लिखते हैं तो ऐसे M लिखते हैं, इसीलिए N का प्रयोग यहाँ पर होगा। द अशोका ट्रीज वेयर प्लांटेड द रोड एज ग्रीन मफलर्स। अशोक के वृक्ष के बारे में बात किया गया है कि द अशोका ट्रीज वेयर प्लांटेड। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा चौथा का A, ऑल अलोंग, मैंने शुरू से ही, इसका अर्थ होता है शुरू से ही। तो द अशोका वाज वेयर्ड ऑल अलोंग, द अशोका ट्री वाज प्लांटेड ऑल अलोंग द रोड एज ग्रीन मफलर्स। ऑल अलोंग होगा इसका आंसर। पांचवा नंबर प्रश्न है, यू आर कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पर एक सकारात्मक वाक्य दिया गया है, ये सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यू आर कमिंग टू द पार्टी, खाली स्थान है और उसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसमें आर नॉट यू यहाँ पर होगा। यू आर कमिंग टू द पार्टी मतलब आप पार्टी में आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर आ रहे हैं जो सकारात्मक, आप पार्टी में आ रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पर आर का जो प्रयोग किया गया है, आर कमिंग, इसीलिए उसी के संदर्भ में यहाँ आर नॉट यू का प्रयोग किया जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का हमको एंटोनिम्स चुनना है, यानी कि विपरीत अक्षर चुनना है। और प्रॉक्सिमिटी का अर्थ हमको पहले जानना जरूरी है क्या है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, और निकटता के लिए हम निकट का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा दूर। तो इसका आंसर होगा A, रिमोटनेस।
रिमोटनेस इसका आंसर होगा। रिमोटनेस का मतलब हो गया दूरस्थता, दूरस्थता हो जाएगा। तो हमको इसका विपरीत चुनना था, तो प्रॉक्सिमिटी का हो जाएगा रिमोटनेस। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें फिर हमको चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब हमको करेक्ट वर्ड चुनना है कि कौन सा इसका करेक्ट वर्ड है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इलोक्वेंट, फॉलिएज, नेवर और ड्रेडफुल। इस 7 नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन पे देखते हैं तो ये जो फॉलिज शब्द है, फॉलिज, इसका आंसर सही दिया गया, FOLIAGE। फॉलिज माने होता है पत्तियां, ये शब्द इसका सही दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर A, C और D जो है गलत शब्द दिया गया है। इसका इलोक्वेंट को ELOQUENT लिखेंगे। नेवर मतलब नेवर NEIGH होता है, NEIGHBOUR, यहाँ पर ये छूट गया है। और क्यू के साथ यू का प्रयोग होता है, तो क्यू के साथ यू का प्रयोग नहीं हुआ है। और ड्रेडफुल, ड्रेडफुल में यहाँ पर डी ड्रेड के में ए छोड़ दिया गया है, तो ड्रेडफुल इस तरह से लिखा जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर हमको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो करेक्ट सेंटेंस के लिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कि शी डोज नॉट लाइक गो आउट एट द नाइट। शी डोज नॉट लाइक टू गो आउट एट नाइट, उसे रात में बाहर जाना पसंद नहीं। ये यहां पर ये सही आंसर होगा। चूज द करेक्टली मीनिंग ऑफ वर्शिप द राइजिंग सन। एक शब्द दिया गया है, एक अर्थ दिया गया है और उसका अर्थ पूछा रहा है, तो इसका वर्शिंग द राइजिंग सन, उगते सूरज की पूजा करना है। उगते सूरज की पूजा करना का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी पद पे, प्रतिष्ठित पद पे, पैसा या पावर में रहते हैं, तो उनको सभी लोग सलाम करते हैं, उनके सभी लोग आगे पीछे रहते हैं और सभी लोग उनका बात मानते हैं। तो यह एक मुहावरा है कि वर्शिप द राइजिंग सन, यानी उगते सूरज की पूजा करना। और ये किस मीनिंग को दिखा रहा है, तो ये जो दिखा रहा है कि द फेवर ऑफ एडमायर समवन हु इज राइजिंग इन स्टेटस, माने उसी के फेवर में सभी लोग आ जाते हैं जो उगते सूरज की तरह। रमेश सेल्स वॉचेस, रमेश घड़ियां बेचता है। यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइस इसका चुनना है। रमेश सेल्स का करेक्ट पैसिव वॉइस होगा 10 नंबर क्वेश्चन का, वॉचेज आर सोल्ड बाय रमेश, घड़ियां रमेश के द्वारा बेची जाती है। चूज द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज, इसका सेम एज हमको सेंटेंस चुनना है। मिस्टर जेनकिंस नोज एवरीवन इन द सिटी, मिस्टर जेनसिन को शहर के सभी लोग जानते हैं। तो इसका सेम मीनिंग इसमें क्या होगा, तो नो वन इन द सिटी एज अननोन टू मिस्टर जेनकिंस, माने शहर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो जेनकिंस को नहीं जानते हैं। ही इज द मैन, ही इज द मैन। अब करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन में से हमको चुनना है, विच, हु, हुम, दैट लगा कर देखेंगे कि कौन इसमें सटीक बैठ रहा है। तो इसमें जो सटीक बैठेगा हुम, ही इज द मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, मतलब कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हुम, हुम इसका आंसर होगा। हु इज, ही इज द मैन हुम वी ऑल रिस्पेक्ट। द नैपकिन इज प्लेस्ड, फिर खाली स्थान दिया गया है, हमको भरना है इसमें से बिटवीन, इन, अक्रॉस, बिसाइड में क्या होगा। द नैपकिन इज प्लेस्ड इन द प्लेट, द नैपकिन इज प्लेस्ड इन द प्लेट इसका आंसर होगा। व्हेन विल द प्लेन लीव, टीना वंडर्ड। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इसका चुनना है, अप्रत्यक्ष इसका नरेशन चुनना है। तो टीना वंडर्ड व्हेन द प्लेन वुड लीव, इसका इनडायरेक्ट नरेशन ही हो गया। व्हेन विल द प्लेन लीव टीना वंडर्ड, जब प्लेन मतलब उड़ी, यहाँ पर वही सेंस में है, जब प्लेन से उड़ी तो टीना वंडर्ड, तो टीना वंडर्ड व्हेन प्लेन वुड लीव।
सम पीपुल आर सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, सम पीपुल आर सेंसिटिव, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे, टू यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, सम पीपुल आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। Which of the following sentences uses give some on the cold shoulder correctly? यहाँ पर some give someone the cold shoulder, ये एक मुहावरे की तरह है, मतलब एक फ्रेज की तरह है किसी को अनदेखा करने का। Which the following sentence uses give someone the cold shoulder correctly, किसी को अनदेखा करना इसका अर्थ हुआ। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आफ्टर ए हीटेड आर्गुमेंट, आफ्टर ए हीटेड आर्गुमेंट लास्ट वीक रमेश हैज बीन गिविंग हिज ब्रदर द कोल्ड शोल्डर। इसका अर्थ ये हो रहा है कि पिछले सप्ताह रमेश और उसके भाई के बीच जो हीटेड आर्गुमेंट हो गया था, हीट टॉक हो गया था, इसके वजह से उसका भाई उससे कट रहा है, उसकी अनदेखा कर रहा है। तो इसमें यही इसका आंसर होगा, आफ्टर द हीटेड आर्गुमेंट लास्ट वीक रोहन हैज बीन गिविंग हिज ब्रदर द कोल्ड शोल्डर, अनदेखा कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान शुरू में है, ही इज रिच एट ही इज माइजर। यहाँ पर दिया जा रहा है कि वह धनी है फिर भी कंजूस है। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा शब्द पहले आएगा? तो यहाँ पर आएगा यद्यपि वह धनी है फिर भी वह कंजूस है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे होते हैं जो रिच तो होते हैं लेकिन कंजूसी से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, ऑल्दो ही इज रिच एट ही इज माइजर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस चुनना है और हमको यहाँ पर आर, वेयर, इज ये सब दिया गया है, हैव बीन, इसमें चुनना है कि कौन सा जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। तो 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जैसे ए ऑप्शन में दिया गया है कि द न्यूज वेयर वेरी सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर न्यूज के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि न्यूज के लिए एक वचन वाला ये शब्द है और यहाँ पर एक वचन के लिए इज का प्रयोग किया जाता है तो बेहतर होता है। द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। दूसरा नंबर दिया गया द न्यूज वेयर वेरी सरप्राइजिंग, फिर यहाँ पर वेयर का प्रयोग कर दिया गया। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, ये हमारा सही आंसर है। द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। वहीं द न्यूज हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग ना होकर के हैज बीन होता है तो ये हमारा सही होता है। इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है और हमारा सही आंसर ये सी है, द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गॉन्ट। तो गॉन्ट का मतलब क्या होता है? किसी का सिनोनिज्म या एंटोनिम्स जानने के लिए हमें को उसका अर्थ पता रहेगा तभी हम उसका सही निकाल पाएंगे कि उसका समानार्थी कौन है, उसका विपरीत कौन है। तो सिनोनिम्स निकालना है गॉन्ट का। तो ये गॉन्ट जो शब्द है, ये गॉन्ट माने क्या होता है? दुबला पतला होता है। अब दुबला पतला के लिए इसमें सिनोनिम्स क्या होगा? तो दुबला पतला आप जानते हैं कि थीन माने भी पतला होता है, इसलिए इसका आंसर थीन होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ सिनिस्टर। अब हमको यहाँ पर एंटोनिम्स चुनना है, सिनिस्टर का एंटोनिम। तो सिनिस्टर माने क्या होता है? तो सिनिस्टर मतलब होता है बुरी या हानिकारक। तो बुरा या हानिकारक के लिए हम अच्छा होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए, और वो क्या होगा? वो शुभ होगा। ऑस्पिशियस इसका आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस माने होता है शुभ। देयर आर नॉट ए फ्यू हु डाई ओवर हीटिंग। यहाँ पर इसके अर्थ से समझिएगा कि यहाँ पर दिया है कि देयर आर नॉट ए फ्यू हु डाई ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से मर गया माने बहुत ज़्यादा भोजन खाने से भी बहुत, यहाँ पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ओवर ईटिंग से मरते हैं। कहानी मतलब आप सुने होंगे कि कोई खाते खाते मरता है
कोई बिना खाए मर जाता है। तो देयर आर नॉट ए फ्यू हु डाई ओवर हीटिंग, ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो ज़्यादा खाना खाने से मरते हैं। तो यहाँ पर से का प्रयोग किया जाएगा, और से का प्रयोग यहाँ पर किस सेंस के लिए किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑफ के लिए किया जाएगा, क्योंकि आंतरिक कारण से कोई हो रहा है तो आंतरिक कारण से में ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। वहीं बाहरी कारण से अगर कोई मरा, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट से मर गया, तो एक्सीडेंट आंतरिक कारण नहीं है, वो बाहरी कारण हो गया। जैसे रोग से मारा, तो रोग उसका शरीर के अंदर होता है, तो रोग से मर गया तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। और बाहरी कारण से मरेंगे, मान लीजिए कोई छत से कूद कर मर गया, तो छत से कूद कर मर गया तो बाहरी कारण था, तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम। लेकिन यहाँ पर वो मतलब ओवर हीटिंग से मरा है, तो आंतरिक कारण हुआ, खाना किया ज़्यादा अंदर और मर गया, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, the boys exclaimed with joy that the cup was there। बॉय जो है वो खुशी में मतलब एक्सक्लेम कर रहे हैं कि ये जो कप है हमारा था, ये कप मेरा ही था, मतलब मेरा ही कप था, हमने जीत लिया। और इसको करेक्ट डायरेक्ट नरेशन में चुनेंगे, तो डायरेक्ट नरेशन में इसका होगा द बॉयज सेड, इसमें ये होगा द बॉयज सेड हुर्रा द कप इज आवर्स, द कप इज आवर्स। हरीश हैड क्लीन्ड द रूम, हरीश हैड क्लीन्ड द रूम, हरीश ने रूम को साफ किया है। अब इसमें करेक्ट पैसिव वॉइस चुनना है, तो पैसिव वॉइस में ये चुनेंगे मतलब कि किसके द्वारा, इसमें द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो द रूम हैड, यहाँ पर देखिए हैड का प्रयोग है, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पर हैड का प्रयोग है, तो कभी भी जान लीजिए वहाँ पर हैड हैव नहीं लगेगा, हैड से ही डिनोट किया जाएगा। तो द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाई हरीश, ये इसका आंसर होगा, द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाई हरीश। 24 नंबर प्रश्न है, सी, अब खाली स्थान छोड़ा, ये ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हर मदर, वो जो है सी ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हर मदर, वो अपने माँ के लिए बहुत अच्छा गाना गाती है, अपने माँ के लिए बहुत अच्छा गाना गाती है। तो यहाँ पर रोट गाती है के सेंस में यहाँ पर लिखी है, या सॉन्ग का मतलब यहाँ पर इस लिखी है कि सी रोट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी रोट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इन हर मदर, अपने माँ के लिए अच्छा। यहाँ पर टू राइट का सरल भूतकाल जो है रोट है, यहाँ टू राइट का सरल भूतकाल रोट है, यहाँ पर रोट का प्रयोग किया जाएगा। सी रोट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हर मदर, ही हैड टू हिज वाइफ एम आई इल, वह अपने वाइफ से पूछता है, सी सैड टू हिज वाइफ एम आई फील, क्या मैं बीमार हूँ। वो अपनी पत्नी से पूछता है क्या मैं बीमार हूँ, एम आई फील। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे चेंज करेंगे, तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करेंगे, सी आस्क्ड हिज वाइफ इफ ही वाज इल, ही आस्क्ड हिज वाइफ ही वाज इल। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर हमको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। ये सब व्याकरण के इंग्लिश व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस में ये सेंटेंस है, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। यहाँ पर नाइदर का प्रयोग जो है, ये नाइदर का जो प्रयोग किया गया है, कर्ता एक वचन और सर्वनाम, यहाँ पर कर्ता और नाइदर जब प्रयोग किया गया एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है, और सर्वनाम जो है यहाँ पर हिज। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। ही इज ए डॉक्टर, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटेंस है,
वह एक डॉक्टर है, और उसके बाद अल्प विराम लगा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसके आगे क्या लगेगा? तो सकारात्मक इज, तो इज के बाद आपको बताए थे कि इज के बाद इज का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इज नॉट ही। पहले हम तो कह रहे हैं वह एक डॉक्टर है या नहीं, वो डॉक्टर है या नहीं, हम उसको सकारात्मक वर्ड पहले बोल रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा संदेह कर रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है या नहीं। हमको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि वो डॉक्टर है। इज नॉट दी। टू चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पोम्पस। पोम्पस का हमको सिनोनिम्स बताना है। पोम्पस माने होता है घमंडी, तो घमंडी के लिए इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सिनोनिम्स, घमंडी का समानार्थी अर्थ क्या होगा? दिखावटी। घमंडी व्यक्ति के लिए जो सिनोनिम्स होगा, क्योंकि यहां पर मोडेस्ट लिखा गया है, मोडेस्ट है, पोलाइट है, हम्बल है। मोडेस्ट मतलब विनम्र होता है, पोलाइट माने शिष्ट होता है, और हम्बल माने जैसे हम लोग होता है हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र। तो ये सारे जो शब्द हैं मोडेस्ट, पोलाइट और हम्बल, ये तो अच्छे व्यक्तियों की पहचान है, शिष्टाचार वाले व्यक्तियों के, डिसिप्लिन वाले व्यक्ति की पहचान है। लेकिन यहाँ पर पोम्पस का हमको घमंडी का सिनोनिम्स बताना है, तो घमंडी का सिनोनिम्स जो होगा पोम्पस का, वो प्रेटेंशियस होगा। प्रेटेंशियस माने क्या होता है? दिखावटी। दिखावटी का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर अच्छी चीज़ें तो है नहीं, लेकिन हम अपने को दिखावा करके हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो दिखावटी होगा इसका। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द चूज द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज। इसका सेम एज सेंटेंस चुनना है। नो वन कैन डेनी दैट सी इज टैलेंटेड। नो वन कैन डेनी दैट सी इज टैलेंटेड। तो एवरी वन एडमिट्स दैट सी इज टैलेंटेड, मैंने ऐसा कोई नहीं है जो उसको कह सके कि वो टैलेंटेड नहीं है। तो इसका इसमें सेंस जा रहा है कि एवरी वन एडमिट दैट सी इज टैलेंटेड। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह बहुत टैलेंटेड है, वह टैलेंटेड है। वी हर्ड, खाली स्थान, गुड म्यूजिक। तो इम्प्टी स्थान पे भरना है, वी हर्ड गुड म्यूजिक। तो सम का प्रयोग किया, वी हियर्ड सम गुड म्यूजिक। हम लोग कुछ अच्छे म्यूजिक को सुनते हैं। जो फ्यू जो शब्द दिया गया है, फ्यू, लिटिल और मेनी, ये शब्द हैं बी, जैसे लिटिल और सम, ये अगणनीय संज्ञा है, अगणनीय संज्ञा है लिटिल और सम। और मेनी और फ्यू जो है ये गणनीय संज्ञा है। तो यहाँ पर इसके लिए म्यूजिक के लिए हम सम का प्रयोग करेंगे। इट इज नॉट सी इज ब्रिलियंट डांसर। इट इज नॉट सी इज ए ब्रिलियंट डांसर। यहाँ कह रहा है कि इज नॉट सी इज ए ब्रिलियंट डांसर। यहाँ पर प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है कि क्या वह शानदार नर्तकी नहीं है। एसर्टिव सेंटेंस इसको हमको बनाना है। इसको ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज नॉट सी इज ए ब्रिलियंट डांसर, तो इसका हमको एसर्टिव सेंटेंस बनाना है। एसर्टिव सेंटेंस होगा सी वाज नॉट ए ब्रिलियंट डांसर। यहाँ पर सी वाज नॉट ए ब्रिलियंट डांसर, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा सी वाज नॉट ए ब्रिलियंट डांसर। आई विल हेल्प यू, यू मस्ट बी पोलाइट। मैं आपका मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, यू मस्ट बी पोलाइट। मैं आपका मदद करूंगा, आप थोड़ा पोलाइट व्यवहार कीजिए। टू द करेक्ट कंबाइंड सेंटेंस, कंबाइंड सेंटेंस का लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा इफ यू आर पोलाइट आई विल हेल्प यू। यदि आप पोलाइट रहते हैं तो मैं आपका मदद करूंगा। यहाँ पर ये इफ यू आर पोलाइट आई विल हेल्प यू। यू कैन बोरो द बुक, यू डोंट गेट इन डर्टी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस बुक को उधार ले सकते हैं,
बशर्ते कि आप उस पुस्तक को गंदा नहीं करें। यहाँ पर एक शर्त का लगाया गया है और उसके लिए प्रयोग होता है एज वेल एज, बशर्ते। यू कैन बोरो द बुक बशर्ते एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट इट डर्टी। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस हमको चुनना है। तो ब्रेड एंड बटर आर ए होलसम फूड। यहाँ पर ये जो प्रश्न का उत्तर होगा वह डी होगा, क्योंकि इनकरेक्ट हमको सेंटेंस पूछा जा रहा है। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर को एक सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आर का प्रयोग न करके हमको इज का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए ये जो है ये गलत है और गलत है हमको चुनना था, तो ये हमारा जो आंसर सही है। ये सारे जो शब्द हैं, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये सही है। योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज, ये भी सही है। मोर गर्ल देन वन वेयर प्रेजेंट, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर इज का प्रयोग होता है तो ये भी सही होता है, लेकिन आर का प्रयोग है। ही इज एज अ स्टूपिड। ही इज एज अ स्टूपिड के लिए मैंने कहा जा रहा है कि इस करेक्ट ऑप्शन चुनिए। इसमें क्या करेक्ट चुनिए? एज, एंड, बिकॉज, बट। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा होगा, राइट आंसर, वो बट होगा। ही इज एज अ स्टूपिड बट ही इज लेजी। वह मतलब कि स्टूपिड तो वह मूर्ख है क्योंकि वह आलसी है, लेकिन वह मूर्ख है लेकिन वह आलसी है। दे आर कमिंग टू द पार्टी। वे पार्टी में आ रहे हैं, वे लोग पार्टी में आ रहे हैं। इसका हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस चुनना है। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक चुनना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे लोग पार्टी में आ रहे हैं, सकारात्मक है। अब प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक के आर के लिए हम क्या, आर के लिए हम मतलब प्रयोग करेंगे यहाँ पर आर दे कमिंग। ये आर है तो आर का ही प्रयोग होगा। मैंने बार बार बोला है कि इज है तो इज के लिए, आर है तो आर के लिए। आर दे कमिंग टू द पार्टी, इसके लिए यही शब्द सही आंसर है। ये जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर दे कमिंग टू द पार्टी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हमको चुनना है। इस चारों ऑप्शन में से सही जो आंसर है वो है ऑल द फर्नीचर इज ओल्ड एंड एनी मोल्डी। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल द फर्नीचर इज ओल्ड एंड मोल्डी। मोल्डी मतलब होता है, मोल्डी फफूंदी से मतलब होता है कि सारे जो फर्नीचर है वो पुराने हो चुके हैं और उसमें फफूंदी भी लग गए हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर के एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर के लिए इज का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो गलत ऑप्शन दिया गया था, ऑल द इक्विपमेंट इज ओल्ड, इक्विपमेंट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग गलत है। द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल माने मवेशी होता है और मवेशी कई सारे मवेशियों कहा जाता है, तो यहाँ पर ये वाज का प्रयोग गलत है, यहाँ पर वेयर का प्रयोग होना चाहिए था। द यूनाइटेड नेशंस आर, यूनाइटेड नेशन एक संस्था है और संस्था के लिए आर का प्रयोग नहीं इज का प्रयोग किया जाता है। तो द यूनाइटेड नेशंस इज आवर ओनली होप। वी शुड वी फियर डार्कनेस। हमें अंधेरे से डरना चाहिए। वी शुड वी फियर डार्कनेस। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमें अंधेरे से डरना चाहिए। चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। हमको इसका कथनात्मक वाक्य चुनना है, कथन के जैसा होना चाहिए। यहाँ पर यह प्रश्न जैसा है कि वाई शुड वी फियर डार्कनेस। तो यहाँ पर कथनात्मक शब्द होगा वी शुड नॉट फियर डार्कनेस। वी शुड नॉट फियर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाई, अंधेरे से हमें क्यों डरना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जाए वी शुड नॉट फियर डार्कनेस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही सही आंसर है इसका। माई पेन वाज स्टोलन। इसमें एक्टिव वॉइस चुनना है। माई पेन वाज स्टोलन का एक्टिव वॉइस चुनना है और इसका आंसर होगा समवन स्टोलन माई पेन। ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, इस चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक में इसको बना देना है, चेंज कर देना है। तो डोज
ही वर्क हार्ड एवरी डे, ये इसका आंसर होगा। डोज ही वर्क हार्ड एवरी डे। इंग्लिश क्लास 11 का जो हम लोग बनाए हुए थे 40 क्वेश्चन तक उसमें हुआ था। अब हम लोग 40 के आगे इसका देखते हैं, सीधे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है, द कोच आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज। कोच ने बच्चों से कहा कि कृपया वो बच्चे हाला नहीं करें। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। तो इसका डायरेक्ट नरेशन होगा डी नंबर ऑप्शन पर जो दिया गया है, द कोच सेड टू द बॉयज डोंट मेक ए नॉइज। अगला सवाल है, द डोर हैज बीन पेंटेड बाई टॉम। थोड़ा सा इसमें ब्लर आ गया है। द डोर हैज बीन पेंटेड बाई टॉम, तो इसके लिए इसको करेक्ट एक्टिव वॉइस में हमको चूज करना है। इस ऑप्शन से करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो इसका डी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है, टॉम हैज पेंटेड द डोर। टॉम हैज पेंटेड द डोर। द डोर हैज बीन पेंटेड बाई टॉम का एक्टिव वॉइस होगा, द टॉम हैज पेंटेड द डोर। ही वी शैल गो यू डिजायर इट। वी शैल गो, हम मतलब जा सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो। यू डिजायर इट, यहां पर दूसरे की इच्छा पर कोई काम किया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमको बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी का आंसर होगा ये सिंस। वी शैल गो सिंस यू डिजायर इट। हम चले जाएंगे क्योंकि आपकी इच्छा है। ही मस्ट टू बी ओवर 40। ही इज ए गाइल। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि वह 40 के ऊपर, ओवर 40, वह 40 के ऊपर ही होगा, 40 के बाद का ही एज है। ही इज ए लाइक, वह फुर्तीला है। तो यहां पर एक जैसे संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि मतलब वह व्यक्ति जो है 40 ले ऊपर है, फिर भी वह वहां पर लगेगा कि फिर भी वह फुर्तीला है। ही मस्ट टू बी ओवर 40। ही इज ए गाइल। तो यहां पर प्रयोग किया जाएगा 44 के लिए स्टिल। 44 के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? स्टिल ही इज ए गाइल। वह 40 का है फिर भी फुर्तीला है। ही जम्प्ड, उसके बाद खाली स्थान है द पूल। ही जम्प्ड खाली स्थान पूल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर जंप किया है पूल में, तो इन टू द पूल यहां पर प्रयोग किया जाएगा, इन टू द पूल। ही जम्प्ड इन टू द पूल। ही जंप इन टू द पूल। क्यों? क्योंकि यहां पर जंप के लिए वह ऊपर से पूल में जंप किया है, तो इन टू द पूल, पूल में जंप किया है। इन पूल का मतलब यहां पर इन अगर लगा देते तो ये होता कि ये पूल में मतलब कि है, वहां से जंप किया है। एक क्रॉस मतलब पुल के इस साइड से उस साइड के लिए क्रॉस का प्रयोग करेंगे, और पुल के अंदर मैंने पानी के अंदर हैं तो ये अंडर का प्रयोग करेगा। तो ही जम्प्ड इनटू द पूल। नॉट ओनली रीचा, नॉट ओनली रीचा, अंकिता कैन सॉल्व द पजल। केवल रीचा ही नहीं बल्कि अंकिता भी इस पजल को सॉल्व कर सकती है। इसके लिए प्रयोग किया जाएगा बट, क्योंकि हम कहते हैं कि ये काम मैं भी कर सकता हूं लेकिन ये काम
तुम भी कर सकते हो। तो वहीं पर यहाँ पर बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाएगा, बट ऑल्सो। नॉट ओनली रिचा बट ऑल्सो अंकिता कैन सॉल्व द पजल। भास्कर इज द बॉय, खाली स्थान दिया है, इसमें करेक्ट ऑप्शन से बताना है कि भास्कर इज द बॉय वर्क्स इन द सेक्रेटेरिएट। भास्कर ही वह लड़का है जो सेक्रेटेरिएट में काम करता है। तो ये यहाँ पर हुम, हु, विच, दैट में आपको सटीक जो आंसर दिखाई देगा वो होगा हु। भास्कर इज द बॉय हु वर्क्स इन द सेक्रेटेरिएट, इसका आंसर सेक्रेटेरिएट होगा, मतलब हु होगा। चूज द करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस, इसको करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस चुनना है। इसमें करेक्टली ऑर्डर्ड सेंटेंस कौन है, तो वो है सी नंबर ऑप्शन। इसमें दिया है सी ऑलवेज कंप्लीट द हर वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम, और भी जो सेंटेंस दिया है वो गलत है। जो सी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है वो सही जवाब है सी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। ऑन टाइम, वह अपना काम हमेशा समय पर करती है। अब हम लोग यहाँ पर जो 49 से 80 क्वेश्चन देखेंगे वो पर वहाँ पर दिया गया है, जैसे अब इस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है क्वेश्चन को। द प्रोज पीस एनिमल्स इन प्रिजन, ये एनिमल्स इन प्रिजन जो है, प्रिजन मतलब जेल होता है, इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन। यह जो एनिमल इन प्रिजन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है यह जवाहरलाल नेहरू का ये निबंध का संग्रह है, पत्रों का संग्रह है, जिसमें इंदिरा गांधी को वो पत्र लिखते थे। इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों के संग्रह को ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री नाम दिया गया, और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी। नेहरू सेड एरी थिंग्स आई हैड ए हॉरर ऑफ देम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स। नेहरू कहते हैं कि वो उनके लिए बहुत ही वो डरावना, ये वो जेल की कहानी बताते हैं नेहरू जी कि उनके लिए बहुत ही डरावना पल होता था, क्योंकि जेल में बहुत सारे चमगादड़ उड़ते रहते थे। ये चमगादड़ के सेंस में इस शब्द का प्रयोग किए हैं। ये बैट्स में होता है चमगादड़। प्रिजनर्स मतलब, जैसे प्रिजन मतलब जेल, और जेल के जो रहते हैं उनको प्रिजनर्स बोलते हैं, मैंने कैदी। तो प्रिजनर्स स्पेशली लॉन्ग टर्म कॉन्विक्ट्स हैव टू सफर मोस्ट फ्रॉम। जो कैदी थे, खास करके वैसे कैदी जो लंबे समय के लिए कारावास में थे, उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी कौन होती थी, तो वो होता था इमोशनल स्टार्वेशन का। इमोशनल स्टार्वेशन, क्योंकि जेल में तो भूख मिट जाती थी, प्यास मिट जाती थी, मसल्स स्पेस में भी हो जाता था, लेकिन इमोशनल स्टार्वेशन जो अपने लॉन्ग टाइम तक अपने परिवारजनों से जो दूर रहते थे, जिससे उनको भावनात्मक भूखमरी शब्द का प्रयोग किया गया है। इमोशनल स्टार्वेशन इनके लिए बहुत ही कठिन समय था। द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड इन, यहाँ पर शताब्दी पूछा जा रहा है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय है कब डिस्ट्रॉयड किया गया। तो यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो 1193 का मतलब हो गया 12वीं शताब्दी। 1193 का मतलब क्या हुआ, 12वीं शताब्दी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12वीं सेंचुरी। मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर द स्टडी ऑफ। मगध जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह किसके लिए इस्टेब्लिश्ड किया गया था, किस विषय के लिए, तो यह किया गया था पाली और प्रकृति के लिए, पाली और प्रकृति। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए चाइनीज ट्रेवलर विजिटिंग नालंदा। इनमें से कौन सा जो चाइनीज यात्री था, इसमें से कौन जो है वह चाइनीज यात्री नहीं था जो नालंदा का विजिट किया था। तो इसमें से बताना है तो फाहियान।
फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, तो ये सही है, ये चाइनीज था। वेनसंग हर्षवर्धन के टाइम में आया था, ये भी चाइनीज था। और इतसिंग भी चाइनीज था, जो कि नालंदा का ये विजिट किया था। लेकिन जो ऑप्शन दिया गया है थोनसी संभोटा, थोनसी जो संभोटा था यह तिब्बती विद्वान था और यह तिब्बत के रचना में इसका बहुत बड़ा योगदान था। यह जो ये चाइनीज ट्रेवलर नहीं था, यह तिब्बत का विद्वान था। ये यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में विजिट करने के लिए नहीं आया था। हु इक्वेटेड द स्नेक टू गॉड सुब्रमण्यम, किसने स्नेक को यानी सांप को गॉड सुब्रमण्यम से कंपेयर किया था? तो कहानी के अनुसार ये हम देखेंगे तो इसमें जो कहानी में जो माता जी हैं वो सांप को भगवान सुब्रमण्यम का दर्जा देती है। ये कहानी है एक आर.के. नारायण की कहानी है, जिस कहानी का नाम है घास में एक सांप। घास में एक सांप में एक जो सांप है घर के आंगन में आ जाता है। तो आंगन में आ जाता है तो जो घर की माता जी है वो सांप को नहीं मारने देती है, बोलती है कि ये भगवान सुब्रमण्यम है, इनको नहीं मारिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार सांप को पवित्र भगवान का रूप माना जाता है। इसलिए कहा हु इक्वेटेड द स्नेक टू गॉड सुब्रमण्यम, तो द मदर इसका आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बोस्टेड कैप्चरिंग द स्नेक, कहानी के अनुसार कौन सा पात्र था जो बोला था कि मैंने सांप को पकड़ लिया है, कैप्चरिंग द स्नेक? तो वो जो था दास, द ओल्ड सर्वेंट। दास मतलब गुलाम, जो पुराना नौकर था दास, वो कह रहा था कि मैंने सांप को पकड़ लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो सांप को पकड़ा नहीं था, लेकिन अपने को दिखाने के लिए कह रहा था कि मैंने सांप को पकड़ लिया है। अल्फा प्लाऊ इज द पेन नेम ऑफ, पेन नेम मतलब उसका उपनेम। अल्फा प्लाऊ का दूसरा नेम उपनाम क्या है? तो अल्फा प्लाऊ कहा जाता है एजी गार्डनर को, एजी गार्डनर को अल्फा प्लाऊ एजी गार्डनर। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द रूल ऑफ द रोड, ये जो रूल ऑफ द रोड है एजी गार्डनर का रचना है। इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कॉन्डक्ट। तो द व्हाट अकॉर्डिंग द ऑथर ऑफ द रूल ऑफ रोड इज फाउंडेशन ऑफ सोशल कॉन्डक्ट। सोशल कॉन्डक्ट इसका आंसर होगा बी, ए रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट एंड फीलिंग ऑफ अदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वाज कंसिडर्ड फियरसम बाय हैजलिट। फियरसम यहाँ पर किस जो इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए फियरसम का प्रयोग किया गया है? तो हैजलिट के द्वारा इसका मतलब फियर्स, ये युद्ध कुल्हाड़ी के लिए किया गया है प्रयोग, युद्ध कुल्हाड़ी के लिए, और वो है बैटल टैंक। बैटल टैंक, बैटल टैंक मन होता है युद्ध कुल्हाड़ी। बैटल टैंक का मतलब क्या होता है? युद्ध कुल्हाड़ी। तो इसको इस यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वाज कंसीडर्ड फियरसम बाय हैजलिट, तो बैटल टैंक। नेक्स्ट प्रश्न है जेबीएस हेल्डेन सर्व्ड एज ए प्रोफेसर एज जेनेटिक्स इन। जो जेबीएस हेल्डेन थे उन्होंने जेनेटिक्स में मतलब कि कहाँ पर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स। तो वो कहाँ पर थे? तो वो थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर थे जेबीएस हेल्डेन। द एसे द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एसे का नाम है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच द फॉलोइंग वर्क्स। इसका राइट आंसर होगा पॉसिबल वर्ल्ड्स, पॉसिबल वर्ल्ड्स। द पीपुल हु एडवर्टाइज देयर ऑन पेट थ्योरीज इन सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक आर कंसीडर्ड बाय जेबीएस हेल्डेन। तो फॉल्स प्रोफेट इसका आंसर होगा। द पीपुल हु एडवर्टाइज देयर ऑन पेट थ्योरीज ऑन सोशियोलॉजी एट साइंटिफिक आर कंसीडर्ड फॉल्स प्रोफेट एज जेबीएस हेल्डेन। Who was the chief guest at the release of S.M. Gavaskar second book
आइडियोल्स। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब एस.एम. गवास्कर, सुनील गावस्कर की सेकेंड बुक आइडल्स का जो रिलीज किया जा रहा था, तो उसके चीफ गेस्ट किसको बनाया गया था? चीफ गेस्ट उसमें कौन थे? तो चीफ गेस्ट उसमें थे कपिल देव। कपिल देव उस समय चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। तो हु इज द चीफ गेस्ट एट द रिलीज ऑफ एस.एम. गवास्कर की सेकेंड बुक आइडल्स? कपिल देव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स was the non-strikers and when Gavaskar complete his 29th century? जब सुनील गावस्कर अपना 29वां सेंचुरी बना रहे थे उस समय नॉन स्ट्राइकर पर कौन था? तो नॉन स्ट्राइकर पर थे अंशुमान गायकवाड़। अंशुमान गायकवाड़ नॉन स्ट्राइकर पर थे। Who took Gavaskar's wicket after he completed his century in the Delhi Test match? जब दिल्ली टेस्ट मैच में अपना सेंचुरी लगा चुके थे गावस्कर, तो उनका विकेट कौन लिया था? तो उनका विकेट लिया था लैरी गोम्स के द्वारा। लैरी गोम्स के द्वारा उनका विकेट लिया गया था, जो कि वेस्ट इंडीज का स्पिनर था ये। Which of the following was not a part of the Germanic tribes constituting as Anglo-Saxons? तो एंग्लो सेक्शंस जो है, यहाँ पर एंग्लो सेक्शंस में 4 आते हैं। एंग्लो सेक्शंस में अब यहाँ पर हम आपको इसका विस्तृत बता रहे हैं। जैसे इसका नॉर्मन्स जो होगा, इसका आंसर होगा ये नॉर्मन्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द एंग्लो सेक्शंस? तो नॉर्मन्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स, सेक्शंस और जूट्स ये जो है 1066 में इंग्लैंड पर, ये जो नॉर्मन्स जो है 1066 में इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे। नॉर्मन्स 1066 ईस्वी में इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे। तो ये जर्मनिक ट्राइब्स एंग्लो सेक्शन में ये नहीं आते हैं। एंग्लो सेक्शन जो है एंजल्स है, सेक्शंस है, जूट्स है, एंग्लो सेक्शंस। व्हाट वेर द नेटिव ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड बाय द सेक्शंस? तो इंग्लैंड मतलब जो व्हाट वेर द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मूल निवासियों को ये जो सेक्शंस थे क्या कह करके बुलाते थे, क्या कह के कॉल करते थे? तो यहाँ पर विलॉस होगा, विलॉस। और ये ओल्ड इंग्लिश के अनुसार ये विलॉस का मतलब गुलाम होता है। इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया, ओल्ड इंग्लिश मतलब कि और पुरानी इंग्लिश, वर्तमान इंग्लिश। Which of the following language has the largest number of स्पीकर ऑल ओवर द वर्ल्ड? पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाले किस भाषा के लोग रहते हैं? तो इसका आंसर मंदारिन चाइनीज होगा, क्योंकि मंदारिन चाइनीज जो होता है पूरे दुनिया में इसके बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि चीन जो है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड है। चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर नाम हिंदी का। द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके इतिहास में देखेंगे तो इसके इतिहास और इसके विकास में इंग्लिश लैंग्वेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका आंसर होगा 3, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। पुरानी इंग्लिश, मध्य इंग्लिश और आधुनिक इंग्लिश। द वर्ड्स एप्रिकोट एंड बनाना हैव बीन ब्रॉड बाय इंग्लिश फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? एप्रिकोट मतलब खुबानी, बनाना मतलब केला, जानते ही है। ये जो शब्द है इंग्लिश मतलब कि किस लैंग्वेज से इंग्लिश में आए हैं? तो ये जो एप्रिकोट और बनाना जो शब्द है ये वर्ड आए हैं स्पेनिश भाषा से। स्पेनिश भाषा इसका आंसर होगा। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज ए पोएम बाई। ये पोएम है और इस पोएम का नाम है गुड बाय पार्टी फॉर पुष्पा टीएस। और ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पोएम निसिम इजेकेल के द्वारा लिखा गया है। निसिम इजेकेल। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो है एक कविता है
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा है। इसका मेन जो सेंट्रल थीम है वो सेंट्रल थीम है फ्रीडम एंड इलाइटमेंट। फ्रीडम एंड इलाइटमेंट। व्हाट डोज टैगोर मीन बाई टायरलेस स्ट्रीविंग? व्हाट डोज टैगोर मीन बाई टायरलेस स्ट्रीविंग? इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस इफोर्ट टुवर्ड्स परफेक्शन। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ऑल्सो नोन एज। ये विलियम शेक्सपियर का रचना में से लिया गया है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ऑल्सो नोन एज। तो सोनेट 116 के द्वारा ये इसको सोनेट 116 भी जाना जाता है। नोन एज मतलब इसको जाना जाता है। व्हाट इज शेक्सपियर्स कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव? शेक्सपियर के द्वारा किसको जो है व्हाट इज द शेक्सपियर कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रू लव? ट्रू लव ये किसको बोलते हैं? नेचर का ट्रू लव किसको बोल रहे हैं? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर एक महान कवि हैं। ये कह रहे हैं इट इज द कॉन्सेंट दैट इडुट्रेस डिस्पाइट चैलेंजेस। इट इज द कॉन्स्टेंट दैट इंड्योरेस डिस्पाइट चैलेंजेस जो है ये इनके द्वारा नेचर ऑफ ट्रू लव का बात सदाबहार निशान का ये बताया है। सदाबहार निशान। Which of the following name does not appear in the poem The Chimney Sweeper? चिमनी स्वीपर ये चिमनी को साफ करने वाले, जो चिमनी की सफाई करने वाले लोग हैं। और यह जो चिमनी स्वीपर का बात किया गया है सॉन्ग ऑफ इनोसेंसेस से लिया गया है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंसेस। और विलियम ब्लैक की ये रचना है द चिमनी स्वीपर। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स डज नॉट अपीयर इन द पोएम? माने कौन सा ऐसा नाम है जो इस पोएम में नहीं है? तो इसमें तीन नामों का जिक्र है। टॉम डेकर, लिटिल जॉय और लिटिल जैक। ये लेकिन जिल का जिक्र नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा जिल। जिल का चर्चा नहीं किया गया है इसमें। द चिमनी स्वीपर टॉम हैड कर्ल्ड लाइक ए। चिमनी स्वीपर के जो टॉम का हेड है उसका तुलना किससे किया गया है? तो उसका तुलना किया गया है ए लैम्स बैक की तरह, एक मेमने के पीठ की तरह किया गया है। लैम्स बैक। हु एमोंग द फॉलोइंग इज ऑफन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट? तो ये न्यू इंग्लैंड पोएट किनको कहा जाता है? न्यू इंग्लैंड पोएट कहा जाता है रॉबर्ट फ्रोस्ट को। रॉबर्ट फ्रोस्ट को न्यू इंग्लैंड पोएट कहा जाता है। द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर इन द पोएम द लेमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशनर सजेस्ट। यहाँ पर लेमेंटेशन का मतलब विलाप होता है। तो इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर इन द पोएम द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, जो बूढ़े पेंशनधारी का विलाप, ये लेमेंटेशन, ये रचना है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर्स सजेस्ट। तो क्या सजेस्ट करते हैं? ये करते हैं नॉस्टैल्जिया एंड एगोनी। इसका आंसर होगा नॉस्टैल्जिया एंड एगोनी। Y.B. Yeats was awarded the Nobel Prize Literature in। Y.B. Yeats को नोबेल साहित्य का नोबेल प्राइज कब मिला था? Y.B. Yeats को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था 1923 ईस्वी में। इसी के साथ ये हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।